ओके बच्चे, देखो जल्दी से देख लेते हैं कि आपके इस चैप्टर से क्या कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसको टिक कर लेना, ठीक है ना। जल्दी से देख लेते हैं बहुत ही जल्दी, उसके बाद फिर हम अपना मस्त सा ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत आसान है ना। चलो देखो जल्दी से देखते हैं। तो जो एनसीईआरटी है वो मतलब आपकी जो सिलेबस में जो रिड्यूस हुई हैं जो टॉपिक्स, वो हैं आपकी, देखो ये। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली एक मिनट जस्ट, ओके ओके, देखो हम लोगों ने बच्चे क्या किया, हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमने फंक्शन खत्म कर लिया है ना। और हमने यूनिट 2 में से हमने मैट्रिसेस को फिनिश कर लिया है। नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो क्या डिलीट किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये आप देख रहे हो क्या डिलीट किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये आपकी डिलीट कर दी गई है। और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। देखो समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, समझो। देखो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप बात करो अपने चैप्टर के रिगार्डिंग, है ना, तो इंट्रोडक्शन ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। ये जो आपका दिख रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ, मतलब ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अच्छा, तो ये हटाया गया प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है आपकी, ठीक है, कहाँ गया, ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये चीज़ जो है वो आपकी डिलीट कर दी गई है। बात समझ रहे हो मेरी, ये चीज़ जो है डिलीट कर दी गई, इस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे हमारे जो एक्सरसाइज होंगे वो भी क्या कर दिए हो गए होंगे, डिलीट कर दिए हो गए होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसे भी हमें नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। यानी कि टोटल बेसिकली 6-7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसके बेसिस पे बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, बहुत बड़े बड़े, बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन होते थे। समझ रहे हो आप मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, है ना। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते थे, ठीक है, लेकिन होते थे बहुत आसान, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे होते थे, लेकिन बहुत आसान होते थे, बहुत ही ईजी होते थे, लेकिन बड़े होते थे थोड़े, ठीक है। तो हमें ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सा, 4.2, ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हमें नहीं पढ़ना है, अगर ये, क्योंकि ये सारी की सारी बेस्ड हमारी प्रॉपर्टीज़ पर, तो 4.2 नहीं पढ़ना है। जल्दी से और कुछ आगे देख लेते हैं हम जल्दी से। तो 4.2 हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जो सारी चीज़ें हैं, एरिया और ट्राइंगल, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें पढ़नी, माइनर्स एंड कोफैक्टर, भाई ये तो बेसिक है, ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ने हैं, ओके। एक्सरसाइज हमें 4.4 भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये फिक्स है भाई, ये फिक्स है, ये सब सारी चीज़ें फिक्स है। अच्छा, एक एक चीज़ देखो यहाँ से और चीज़ रिमूव किया गया है, क्या है, वो चीज़ आपका कौन, सॉरी, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। देखो यहाँ से आपकी जो चीज़ें जो रिमूव करी गई हैं, ये कह रहा है ना नंबर ऑफ, ये है ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। देखो तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4.5, ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। एडजॉइंट आपको निकालना सीखना है। हाँ, यहाँ से आप ये चीज़ नहीं पढ़ोगे, क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, लेकिन हमारा ये जो हम जो इसमें भी जो ए इनवर्स हम जो निकालना सीखेंगे वो हमारे बेस्ड होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम पे। तो थोड़ा बहुत हम इसका नॉलेज ले लेंगे, जल्दी से देख करके आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद देखो, अब ये कह रहा है, एक यहाँ पे ये वर्ड बोल रहा है क्या, देखो आप यहाँ पर देख लो, ये कह रहा है ना क्या, कि ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, दैट इज कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि जैसे देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना, मतलब कि आपको ए इनवर्स निकालना है, मतलब आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने लीनियर इक्वेशन के। ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो पढ़ना क्या नहीं भाई, पढ़ना ये चीज़ नहीं। देखो जैसे आप ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर जैसे जो 29 है, तो ऐसे वर्ड टाइप के, सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको अब नहीं पढ़ने हैं। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 4.6 हटा दिया गया, नहीं। 4.6 में केवल ये चीज़ आप हटा सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के बेसिस पर ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसे रिमूव कर सकते हो। एक हम अगर मान करके चले, तब अगर एनसीईआरटी का अगर हम मतलब अगर निकालना चाहें ना, ये जो वर्ड बोल रहा है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी, ये कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, तो उसके बेसिस पे हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है ना।
लेकिन अब ये जो आपका है ये पूरा 7 से लेकर के 7 8 9 10 ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन इन शॉर्ट हम ये थोड़ा सा हम इसके बारे में भी सीखेंगे। ये जो हमने अभी जो ये जो टिक किया ना, ये 1 2 3 4 5 ये हम थोड़े से क्वेश्चन इसके लगाने सीखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ पढ़ना, हाँ आपको ये नहीं पढ़ना जो वर्ड टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, मेरी बात समझो। एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑपरेशन सॉरी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, ठीक है। तो हमें ऐसे मतलब हमें जो वर्ड्स प्रॉब्लम है हमें उनको नहीं लगाना है। कहने का एनसीईआरटी का मतलब ये है, मतलब जो आपका जो सीबीएसई का जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है ये है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रॉम टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 3 को कर लिया है फिनिश, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था मैट्रिक्स से रिलेटेड। हमने सारी चीज़ें फिनिश कर ली हैं, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है हमने उस चीज़ को भी थोड़ा सा कवर किया है, ओके, आपके वेरियस एग्जाम के पर्पज़ से। और नाउ हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है आपका डिटर्मिनेंट्स, ओके। ये सिमिलर आपका मैट्रिक्स की ही तरह है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम डिटर्मिनेंट्स किसको बोलें और मैट्रिक्स किसको बोले। तो बहुत ही बेसिक सी हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। बेसिकली देखो, अगर हम आपको डिटर्मिनेंट्स को अगर समझाना चाहें, अगर हम एनसीईआरटी के बुक से अगर आपको समझाना चाहें, तो एनसीईआरटी देखो आपको कुछ ऐसा समझाता है, मेरी बात समझना। एनसीईआरटी कहता है कि मान लो कि आपके पास अगर देखो, आपने पिछले चैप्टर में क्या करा था कि आपने मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है ना। मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा के बारे में आपने पढ़ा था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा था। आपने उसमें ये कहा था कि अगर मेरे पास कोई भी अगर दो इक्वेशन है, सपोज करो कि आपके पास कोई भी दो इक्वेशन है, दैट इज आपके पास मान लो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है, ठीक है ना। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आप याद करो, हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, ठीक है ना। मेरी बात समझना है यहाँ से। अगर हम आपसे ये बोले, देखो मैंने आपको इसको मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना बताया था। कैसे? मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते थे। तो हम इसको कैसे करते थे, हम इस पूरे जो हमारा जो x का y का जो भी कोफिशिएंट होता उसको हम एक साथ लेते थे, दैट इज a1 b1 और a2 b2, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम x और y वाले टर्म को लेते थे, x y, और यहाँ पर हम कांस्टेंट वाला टर्म, हमारे ये c1 c2 हमारा क्या होता था, कांस्टेंट वाला टर्म होता था, ये बात होती थी। अगर हम आपसे ये बोलते थे कि चलो बताओ भाई कि ये हमारा जो इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो आपकी इक्वेशन सेकेंड है, अगर आपसे ये कहें कि बताओ कि ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। कई बच्चे देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, जैसे आपने क्लास 10th में आपने तीन चीजें पढ़ी थी, क्लास 10th में आपने तीन चीजें पढ़ी थी, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड आपने तीन चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि बेसिकली हमारा जो इक्वेशन है, पहली चीज हमारा जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। अब ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता था कि पर्टिकुलर हम इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके पर्टिकुलर हमें x की एक वैल्यू और y की हमें एक वैल्यू मिल जाए, है ना। हमने कहा सर कि अगर हमें x की समथिंग अगर कोई एक वैल्यू मिल जाए और y की अगर हमें समथिंग मान लो कोई भी अगर एक वैल्यू मिल जाए, तो हम कहते थे कि हमारा जो सिस्टम होता था, जो इक्वेशन होता था, वो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके फिर हमने दूसरी कंडीशन में ये कहा था कि मे भी शायद यूनिक सॉल्यूशन ना मिले, हमें क्या मिले, हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिले, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिले। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में मतलब x की बहुत सारी वैल्यू, एक वैल्यू नहीं, ऐसे बहुत सारी वैल्यू, समझ रहे हो। हम यहाँ पे केवल अभी एक वैल्यू की बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन में, लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जैसे कि नाम से लग रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने कहा कि शायद ऐसा हो कि इस इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन कोई सॉल्यूशन ही ना दे, मतलब ना तो x की कोई वैल्यू मिले और ना ही y की कोई वैल्यू मिले। अरे मेरी बात समझ में। यूनिक सॉल्यूशन को आपने ग्राफिकली कुछ ऐसे कहा था कि अगर हमारे दो इक्वेशन, दो हमारे लाइन जो हैं, अगर एक दूसरे को अगर क्रॉस करते हैं, कहीं भी अगर एक बार अगर क्रॉस करते हैं, तो दैट इज उस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारी जो एक लाइन होती है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेती है, ओवरलैप कर लेती है। और नो सॉल्यूशन के केस में हम कहते थे, छोटी सी कुछ बातें समझ लेते हैं ताकि अपने छोटे भाई बहनों को समझा दो। नो सॉल्यूशन के केस में क्या कहते थे कि हमारी जो लाइनें होती हैं वो आपस में पैरेलल हो जाती थी। तो अगर पैरेलल हो जाती थी तो भाई ये जब क्रॉस ही नहीं कर रही है तो क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है बात। अब देखो हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन का तो हमें ये मतलब इस तरीके से हम बता होता था कि हम ग्राफ ड्रॉ करते थे और ग्राफ के बेसिस पे बता देते थे। अगर हम कहें कि आपको ग्राफ बिना ड्रॉ किए बताना है कि आपका ये जो सिस्टम है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है नहीं है, तो आपने एक कंडीशन याद किया था क्लास 10th में, क्या कि ये कंडीशन होती थी कि अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू अगर आपस में इक्वल नहीं है,
तो हम कहते थे भाई कि हमारा ये जो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। या फिर अगर आप इसको ऐसे अगर लिखना चाहो, क्रॉस अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो a1b2 माइनस a2b1 डज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर आपने a1b2 माइनस a2b1 की अगर आपने वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है, कुछ भी हो बस 0 के इक्वल नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम आपको मैट्रिक्स के हेल्प से अगर बोलना चाहें कि इसका आप एक बताओ कि हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तब जाकर के आप एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे तो बताओगे अच्छा हाँ ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं, है ना। तो काफ़ी हमें बड़ा एक प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन देखो हम इसी को, जैसे मान लो मैंने कहा कि इस वाले हम पोर्शन को लेते हैं, मैंने कहा सर मेरे पास a इज इक्वल टू, मान लो मेरे पास ये है a1 b1 a2 b2, ये हमारा मैट्रिक्स है। ध्यान समझना, ये मैट्रिक्स, अभी हम ये क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स, अभी देखना। ठीक है, हम देखो क्या होगा कि अगर हम इसकी अगर एक वैल्यू निकालना चाहें, आप समझ रहे हो, हम अगर इस मैट्रिक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसी मैट्रिक्स को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मॉड नहीं पढ़ते हैं, कई बच्चे इसको मॉड कहेंगे, इसे मॉड नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। बात समझना मेरी, इसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यानी कि अब हमारा ये जो मैट्रिक्स में जो कुछ ऐसे लिखा हुआ था, अब ये ऐसे लिखा हुआ हो जाएगा, क्या, a1 b1 a2 b2। समझते चलना, अभी आएगी बातें, समझ में आएंगी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम उनके एलिमेंट्स को किसी भी रो के थ्रू या किसी भी कॉलम के थ्रू हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड। देखो हम क्या करेंगे, हम एक्सपैंड करेंगे। अपने क्लास 11 में ये छोटी सी बात आपने ये पढ़ी होगी कि आप इस a1 का b2 में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इस a2 का b1 में आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, है ना, जो भी इसकी वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 के अगर बराबर होती है तो हम कहेंगे हाँ भाई ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर 0 के बराबर अगर नहीं होती है तो हम कहेंगे हाँ ये हमें जो एक हमें इस सिस्टम का जो हमें इक्वेशन मिलेगा, सॉरी जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से हमने डायरेक्टली हमने इसका क्या कर दिया, हमने इसकी हमने वैल्यू निकाल ली, हमने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया। समझ रहे हो आप मेरी बात, हमने डायरेक्टली एक नंबर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है इतनी बातें, लाइट आ गई, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ से कहानी चलेगी, डिटर्मिनेंट्स वाली कहानी चलेगी। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि सर मेरे पास एक मैट्रिक्स था, ठीक है, और हमने कहा कि हमारा ये जो मैट्रिक्स ए है, अब हम इसको कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब आपको कन्फ्यूजन ना हो, कुछ बेसिक सी हम बातें यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, कि आप कैसे कन्फ्यूज नहीं होगे। तो कुछ हम बेसिक से डिफरेंसेस देख लें, कह सकते हैं, या कुछ बेसिक सी आप बातें समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब आप ये समझ लोगे तो आपको फिर आप जहाँ भी देखोगे तो आप कहोगे हाँ भाई ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट्स है ना। देखो कुछ हम बेसिक से डिफरेंसेस देखते हैं मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट्स में, बेसिक सा क्या फ़र्क होता है। देखो सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि आपका जो भी मैट्रिक्स होता था, है ना, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में आप क्या करते थे, आप अपने नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। क्या होता था मैट्रिक्स, बेसिकली क्या होता था कि मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। मेरी बात समझ रहे हो, मैट्रिक्स क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। लेकिन डिटर्मिनेंट्स ऐसे कह सकते हो कि हमारा ये मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड है, लेकिन हम इसमें पर्टिकुलर हम उस ऐसे कह लें कि हम उस अरेंजमेंट को या हम उस पूरे सिस्टम को, हम उस पूरे सिस्टम की हमें एक वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहली चीज़ देखो। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, मान लो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें, अगर आप इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखो तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसे लिखोगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या इसको हम क्या है, इसको डेट भी कहते हैं, डेट DET, या डिटर्मिनेंट्स पूरा फॉर्म अगर आप कहो तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ ये वाला सिंबल, बात समझना। ये देखो ये एक जैसा एक बड़ा सा जो ब्रैकेट होता है, कुछ ऐसे होता है मैट्रिक्स, बट इसमें केवल एक खड़ी सी लाइन ऐसे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका एक डिटर्मिनेंट शो करेगा और ये आपका एक मैट्रिक्स शो करेगा। दूसरी डिफरेंस समझ में आई? अच्छा, तीसरी डिफरेंस देखो क्या है कि मैट्रिक्स हमारा किसी भी ऑर्डर का हो सकता था। बात समझना, मैट्रिक्स हमारा किसी भी ऑर्डर का हो सकता था, मतलब वो 1 by 1 ऑर्डर का भी हो सकता था। समझ रहे हो मेरी बात, 1 by 1 ऑर्डर का भी होता है, 1 by 2 ऑर्डर का भी होता है ना, 2 by 1 ऑर्डर का भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात, मैट्रिक्स हमारा किसी भी ऑर्डर का हो सकता था, ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर का भी हो सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स, है ना, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लेते हैं। याद रखना, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर आपने कहा कि सर मेरे पास अगर समथिंग, अगर मान लो ये है क्या, 1 2
3 4 5 6। तो क्या ये एक स्क्वायर है? क्या ये पहले पहले ये बताओ कि क्या ये स्क्वायर फॉर्म है? नहीं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स कभी भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात? ये कभी भी डिटर्मिनेंट्स नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, तो अब ये ऑर्डर का हो सकता है ना? ये हमारा ये मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन इसका हम डिटर्मिनेंट्स नहीं, सॉरी, हाँ, 1/1 है तो स्क्वायर है ना, तो 1/1 का भी हम डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। 1/2 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट्स नहीं बना सकते। 2/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स नहीं बना सकते। स्क्वायर है यानी कि 2/2, या कह लें कि 3/3 ऑर्डर का होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि हम कुछ ऐसे कहेंगे क्या, कि अगर हमारे पास मान लो समथिंग अगर कुछ ये है 1 2 3 4, हाँ, तो ये हमारा एक प्रॉपर डिटर्मिनेंट्स है, मतलब कि हमारा ये डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है मेरी बात? मान लो आपने ये कह दिया 1 2 3 4 5, जो मैंने ऊपर लिखा है सेम वही चीज़, ठीक है, 7 8 9, तो ये भी आपका स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप कहोगे कि हाँ ये मेरा एक पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स है। क्लियर है मेरी बात? ये आपका एक पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स है ना? तो ये हमेशा सेम ऑर्डर के होते हैं। तो आपको यहाँ से कंक्लूजन क्या करके चलना है कि डिटर्मिनेंट्स हमेशा सेम ऑर्डर के होते हैं, 2/2 1/1 3/3 2, है ना, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ और बेसिक सी बातें समझते हैं। देखो, अगर हम आपसे कहें डिटर्मिनेंट्स के बारे में, या फिर अगर मैं आपसे कहूँ अगर पहले मैट्रिक्स के बारे में, अगर मैं आपसे अगर पहले कहता हूँ, तो आप क्या करते थे? अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में, आप मान लो आपने कहा कि मेरे पास सर कोई एक मैट्रिक्स था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता था मैट्रिक्स अगर होता था A इज इक्वल टू, तो आप अगर इसमें किसी भी अगर एक मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते थे, सपोज करो आप अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होता था? इस पूरे के पूरे क्या होता था? इस पूरे के पूरे एलिमेंट में क्या होता था? मल्टीप्लाई होता था। 2 का इस 1 2 3 में, 2 का 1 4 5 6 में करते थे ना, बोलो, ठीक है, 7 8 9 में पूरे के पूरे हम क्या करते थे? एलिमेंट्स के साथ क्या करते थे? 2 का मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट के साथ ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है ना? या तो आप किसी एक कॉलम या पर्टिकुलर आप किसी एक रो के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स के केस में आप क्या कहोगे? मान लो आपने कहा सर मेरे पास 2 है और मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो आपको किसी एक रो में, मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो आपके पास कोई एक ही चॉइस है, क्या, कि इस आप 2 का किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना चाहोगे। मतलब जैसे आपने कहा कि सर अगर हम फर्स्ट रो के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या करोगे? आप इसका केवल और केवल फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1 इंटू 2 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2। बाकी का चीज जो है वो वैसे ही छोड़ दोगे, 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये डिटर्मिनेंट्स की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है। या आपने कहा नहीं सर हम फर्स्ट रो के साथ नहीं करना चाहते, हम सेकेंड रो के, हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे मेरी बात समझ में? ये बेसिक सी कुछ बातें बचे ना, आपको इंपॉर्टेंट ये सब बातें नोट डाउन कर लेना या फिर अपने दिमाग में रख लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस समझ लो। क्लियर है इतनी बात, है ना? ओके, तो आपने क्या सीख लिया? आपने डिटरमिनेंट्स सीख लिया। आपने कहा कि मेरे पास अगर कोई भी अगर एक मैट्रिक्स होता है, फॉर मैट्रिक्स ए, ये बात आप नोट डाउन कर दो, फॉर मैट्रिक्स ए। आपने कहा सर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स था ए, ठीक है, और हम अगर इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, है ना, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? हम इसको रीड करेंगे, रीड एज क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना। इसको आप मॉडुलस मत पढ़ना कि सर ये तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, सर ये मॉडुलस होता था। नहीं, ये मॉडुलस नहीं, मैथ्स में हम इसे डेट कहते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, वो वाला डेट नहीं, डेट, DET, ठीक है, डेट। ओके, ठीक है ना। अच्छा, और आपको ये भी बात याद रखनी थी, जैसे ये एक एनसीईआरटी बोल रहा है ना, 2 टॉपिक ये दे दिया है, पॉइंट बना करके दे दिया कि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। केवल और केवल मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम क्या करते हैं? हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है ना? तो आप ये भी बात लिख लो कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ये बात लिख लो, ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ओके, तो हमने कहा भाई कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा डिटर्मिनेंट्स हो सकता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अपने, अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। हमने कहा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ
डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 पॉसिबल है ना। 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या है, पॉसिबल है ना। मान लो आपने कहा सर a इज इक्वल टू, मान लो a है, ये आपका क्या है, ये आपका एक मैट्रिक्स है। तो अगर आपको इसे डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखना होगा तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे डेट a इज इक्वल टू a। आप जब इसको ओपन करोगे तो ये केवल a ही बच जाएगा, बात समझते चलना। अभी हम ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 1 ऑर्डर की बात कर रहे हैं। 1 ऑर्डर का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है। सेकेंड ऑर्डर का भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बात समझो मेरी। सेकेंड ऑर्डर का भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने कहा सर डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स समझते चलो, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अब हम 2 ऑर्डर की बात करते हैं, है ना, ऑर्डर 2। इसमें केवल 2/2 नहीं चलेगा, इसमें बस केवल ऑर्डर 2 ही होगा। ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हमारा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखो आपने कहा कि सर मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स था ए, है ना, इज इक्वल टू क्या था, A11, A12, A21 और A22, ये तो आप जानते हो, ठीक है। ये हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसको डेट के फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम कैसे कहेंगे सर, हम कहेंगे डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, सॉरी इतनी बातें तो आपको पता है, ये तो आप फराटे से लिख सकते हो ना, A22, ठीक है। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो क्या करोगे, देखो हमेशा याद रखना, हमेशा डायगोनल का मल्टीप्लाई करोगे इसका। हमेशा देखो एक साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, मेरी बात समझना, एक साइक्लिक ऑर्डर में आप चलोगे, है ना, ऐसा नहीं कि आप पहले इसका मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर में दैट इज इसका इसके साथ, है ना, मतलब पहले ये चला तो इसका हम क्या करेंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन अब हम इस पर आ गए तो हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर इसकी जो वैल्यू होगी हमें क्या मिल जाएगी, A11 इंटू A22। और अगर कभी भी डायगोनल का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर से आप किसी दूसरे डायगोनल को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इनके बीच में जो हम सिंबल लगाएंगे, हमेशा याद रखना बच्चे, हमेशा हम जो सिंबल लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस का। किसका सिंबल लगाएंगे, माइनस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A12 इंटू A21, ये आपके इस डिटर्मिनेंट्स की सॉल्यूशन होगी, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर इस ए की क्या होगी, ये सॉल्यूशन होगी। अब जो भी मान लो, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपका एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1 देता है, क्या बोलता है एग्जांपल नंबर 1, देखो हम एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है ना। वो बात की बात है, जब हम सारे के सारे जब चैप्टर को कवर कर लेंगे तो फिर हम एक्स्ट्रा जो भी, या फिर चैप्टर के लास्ट में हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, सॉल्व पेपर, सॉल्व नहीं कह सकते हम, सॉल्व पेपर वो हैं, कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो आप लगाओ, ठीक है, ठीक है ना। तो हम एनसीईआरटी की बुक से फिलहाल अभी चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेना है ना, सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखो, आप क्या कह रहा है कि इवेल्युएट करना है, क्या करना है भाई, इवेल्युएट 2 4 -1 2। तो जैसे ही आपने देखा ये सिंबल, सबसे पहले आप एग्जाम में क्या देखोगे, ये सिंबल देखोगे, तो ये सिंबल आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सिंबल किसका होता है, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है। आपको इसको सॉल्व करना है ना, इसकी वैल्यू बतानी है भाई कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो क्या कर दिया जाए, डायगोनल्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में। हम सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 2 का 2 के साथ, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पर क्या, कौन सा सिंबल लगाना होता है, माइनस, मेरी बात समझना, सिंबल कौन सा लगाते हैं, माइनस। अब क्या करोगे आप, 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 इंटू 1 के पास क्या है, 1, अब 1 नहीं है, 1 के पास -1 है ना, ये करोगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और देखो ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा +4, कितना आ गया 8। तो इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है, इस ए की जो वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर है इतनी बात, बताओ, है ना, ठीक है। अच्छा आप कैसे बता सकते हो सर, आप बस हाँ हाँ बोल दिया करो अपने मन में, अगर अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, सिंसियरली अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आप खुद बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। ओके, हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि इवेल्युएट हमें करना है, इवेल्युएट करना है किसकी वैल्यू, x और x+1 और x-1 और x, हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, इवेल्युएट करना है। सिंपल सा मेथड आपने पढ़ा है कि हम डिटरमिनेंट्स को कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले x का x के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा x² माइनस, बीच में इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले क्या लगाते हैं, माइनस। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है,
मेरे पास है x प्लस वन, तो मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया भाई, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगना चाहिए ना, ठीक है, x प्लस वन और इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसको ओपन करो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। इसमें तो बच्चों तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं हुई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बोलो बोलो, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बाहर माइनस है तो सिंबल अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, ये क्या, ये माइनस है, ये माइनस से कितना हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का वन, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा वन, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, देख लो आप वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, आप मैट्रिक्स में ये काम नहीं कर सकते थे, है ना। ओके, आ रही थी बात समझ में। तो इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, हमने टू ऑर्डर के हमने डिटर्मिनेंट्स को हमने डील करना सीख लिया कि हाँ भाई टू ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम कैसे डील करते हैं। अब ये टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टू ऑर्डर के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को अगर आपने सीख लिया अच्छे से, तो आप थ्री ऑर्डर का भी सीख सकते हो। स्टार्ट किया जाए थ्री ऑर्डर का, ध्यान समझना, ठीक है। देखो बच्चे हेडिंग लगा लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात आपको समझनी है, पूरे चैप्टर में आपको ये चीज करनी है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स था, ठीक है, हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया 3/3 ऑर्डर का। मैंने कहा मान लो मेरे पास था A11, A12, A13 फर्स्ट रो, और ये आपका 3 कॉलम हो गया 1 2 3, ठीक है। सेकेंड रो A21, A22, A22, ऐसा नाम लग रहा है सुनने में, A23, ओके, A31, A32, A33, ठीक है, ये आपका एक डिटरमिनेंट है। देखो बात होती है इसको सॉल्व करने की, है ना। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम इसको एक्सपैंड करेंगे। जैसे देखो अभी आपने कहा कि सर अभी आपके पास अगर 2/2 ऑर्डर का था, तो आपने इसको बड़ी ही आसानी से क्या कर लिया, एक्सपैंड कर लिया, है ना। किया था ना आपने, क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो अब ये तो मेरे पास 3 है, कैसे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, पूरी की पूरी बात समझना, है ना। यहाँ पे केवल और केवल बात आपको समझनी है, एक्सपैंड कैसे किया, बहुत आसान है, ध्यान समझना। देखो हमें सेकेंड वाले का ही, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम देखो हम क्या करने वाले हैं कि इस मैट्रिक्स को, है ना, इस डिटर्मिनेंट्स को सॉरी मैट्रिक्स को नहीं, इस डिटर्मिनेंट्स को हम 6 तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। कितने तरीके से, देयर आर 6 वेज, है ना। टोटल मेरे पास 6 तरीके हैं टू एक्सपैंड दीज डिटर्मिनेंट्स। कैसे, या तो आप इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करो, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपैंडिंग अलोंग सेकेंड रो, एक्सपैंडिंग अलोंग थर्ड रो, ये 3 मेथड आपके ऐसे हो गए। या एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपैंडिंग अलोंग सेकेंड कॉलम, एक्सपैंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। अब क्या चीज है ये सर, ये सर समझ में नहीं आ रहा, क्या बता रहे हैं आप, ये एक्सपैंडिंग अलोंग एक्सपैंडिंग अलोंग। देखो मान लो आपने कहा कि सर पहले हम इसको फर्स्ट रो की, अगर हम इसको अलोंग एक्सपैंड करना चाहे, फर्स्ट रो यानी कि ये बात समझना मेरी, फर्स्ट रो यानी कि ये, तो आपने क्या किया, आपने जब ये फर्स्ट रो लिया, ठीक है ना, तो आपका ये जो फर्स्ट रो है वो हो गया फ्रीज, मेरी बात समझना, फर्स्ट रो हो गया क्या, फ्रीज। अब फर्स्ट रो में आप सबसे पहले क्या करोगे, A11, बात समझ रहे हो मेरी, दिखाई दे रहा है आपको। आपने कहा सर A इज इक्वल टू, मैंने कहा पहले A11, फर्स्ट रो में सबसे पहले क्या आया, A11 आया। अच्छा, अब जब आपने A11 लिया ना, देखो फर्स्ट रो तो आपका ऑलरेडी फ्रीज है, अब फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी कॉलम है वो भी हो गई फ्रीज, समझ रहे हो मेरी बात। फर्स्ट रो तो आपका पहले ही फ्रीज है, अब फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी कॉलम है ना वो भी हो गई फ्रीज। क्या हो गया, A11, तो देखो क्या बचा भाई, ये फ्रीज हो गया, ये फ्रीज हो गया, हटा दो। ऐसा समझो कि मैंने इन चीजों को ऐसे हटा दिया, देखो क्या दिख रहा है आपको, अब मेरी बात समझ पा रहे हो। फर्स्ट आपने A11 लिया ना, तो A11 के ये और ये हटा दो, तो देखो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है A22, A22, A23 और A32 और A33, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमेशा अल्टरनेट चलता है। अगर आपने A11 को एज अ लिया है प्लस, A11 को आपने क्या लिया, प्लस, वैसे हम बेसिकली यहाँ पे प्लस नहीं शो करेंगे, प्लस आपने लिया है, तो अब आप किसके लिए लोगे, A12 के लिए, किसके अलोंग आप एक्सपैंड कर रहे हो, फर्स्ट रो के, ना यहाँ पे आप लिख लो एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट
रो, ठीक है। तो हमेशा प्लस माइनस, आपने अभी प्लस में लिया तो अब ये A12 के लिए क्या लोगे आप, यहाँ पे माइनस लगाओगे, क्या लगाओगे, माइनस। तो आपने कहा सर A12, तो आपने A12 ले लिया। देखो तो A12 के जो भी, भाई ये तो रो तो पहले से ही फ्रीज है, ये वाली जो रो है भाई ये तो पहले से ही फ्रीज है, समझ रहे मेरी बात, ये रो तो पहले से ही फ्रीज है। अब आपने A12 लिया ना, तो A12 के लिए आपका ये जो सेकेंड वाला जो कॉलम है ये भी हो गया फ्रीज। क्या बचा आपके पास, जो जैसे बचा वैसे लिखना है, A21, A23, A31, A33, समझ रहे हो मेरी बात, क्या मतलब है। फिर अल्टरनेट चलो, आपने लिया अभी प्लस माइनस, अब क्या करोगे फिर से प्लस। अब A13 लोगे, आ रही मेरी बात समझ में, अब क्या लोगे, अब A13 लोगे, तो आपने लिया सर A13, देखो भाई A13 लिया तो ये तो रो तो पहले से ही फ्रीज है। अब इस A13 के करस्पॉन्डिंग ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम को भी क्या कर दो, फ्रीज कर दो। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है A21, A22, A31 और A32। अब बताओ क्या आप इसका एक्सपैंड नहीं कर सकते, अभी आपने पिछले वाले मतलब 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में आपने इसका एक्सपैंड करना सीखा था ना, बात समझ में आ रही हो मेरी, है ना, यही बस सारी की सारी कहानी चलेगी, ठीक है। अभी हमने किसके अलोंग एक्सपैंड किया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड किया। आपने कहा सर मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। फर्स्ट रो के आपने कहा सर मेरे को फर्स्ट रो के जो आपने एक्सपैंड किया है अलोंग, तो वो सर मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मैंने कहा इसको एक्सपैंड करने के 6 तरीके हैं, किसी बच्चे ने ऐसे किया होगा, मान लो पहले वाले बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आया और सारे बच्चों को समझ में आ गया, तो आप वीडियो को स्किप करो, नहीं समझ में आया लगे रहो मेरे साथ। देखो आपने कहा सर नहीं, अब आप दूसरा बताओ। चलो मैंने कहा एक्सपैंडिंग अलोंग सेकेंड रो, हम किसके अलोंग एक्सपैंड करना चाहते हैं, सेकेंड रो के अलोंग एक्सपैंड करना चाहते हैं। एक मिनट हम इससे पहले यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, ताकि बार बार बोर्ड को स्लाइड ना करना पड़े। अच्छा एक मिनट, एक्सपैंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, क्या चीज़ बताना हम थोड़ा भूल गया। देखो प्लस माइनस का अगर जिन बच्चों को अगर कन्फ्यूजन होता है तो याद कर लो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, और फिर प्लस माइनस प्लस, ये है मतलब, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना, ये बात अपनी कॉपी में कहीं नोट डाउन करो। या मान लो जिन बच्चों के लिए, मान लो वो देखो बेसिक क्या है ना, मेरी बात समझना। अगर आप कहो कि सर ये आया कहाँ से, देखो ये चीज़ आपने नोट डाउन करी, ठीक है, ये चीज़ आपने नोट डाउन करी, यहाँ पे हम इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये देखो फिर से समझो, ये आता कहाँ से है ना, देखो जैसे मान लो आपने कहा, एक तो ये तरीका आप या तो याद करो डायरेक्टली, या फिर अगर आप चाहते हो तो सर नहीं याद करना चाहते, ठीक है ना, इसमें याद करने में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो आप ऐसे समझो, मान लो हम इसको सेकेंड रो के अलोंग क्या करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, किसके अलोंग, सेकेंड रो के एक्सपैंड। आपने अभी फर्स्ट रो वाला मान लो आपको नहीं है समझ में, सर आपने क्या बता दी, नहीं है मेरे को समझ में। देखो ओके, एक्सपैंडिंग अलोंग सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो आपका ये है, ये चीज है ना। अब आप इसके अलावा क्या करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो। देखो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले तो आपने सेकेंड रो को आपने पकड़ लिया, ठीक है, फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड रो में आप फर्स्ट कॉलम जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड रो का, वो क्या है, वो है आपके पास A21, मतलब पर्टिकुलर कोई एलिमेंट होगा, कोई वैल्यू होगी 3 4 5 समथिंग, कुछ भी होगी ना वैल्यू होगी, मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा अब देखो होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट को लिखने से पहले बाहर में, है ना, ये चीज बनाने से पहले, इस एलिमेंट को लिखने से पहले हम क्या करते हैं, हम -1 के पावर i प्लस जे का मल्टीप्लाई करते हैं, -1 के पावर i प्लस जे, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, -1 के पावर i प्लस जे। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा कौन सा रो है, आई का मतलब आपका, आपने क्या समझा था, आई का मतलब आपने समझा था रो, और जे का मतलब आपने क्या समझा था, कॉलम। अरे यार ओके, हम लोग कहाँ पर थे भूल गए, ओके ठीक है, हम लोग आई पर, आई का मतलब हमने समझा था रो और जे का मतलब हमने समझा था कॉलम, ठीक है। तो मैंने कहा सर -1 के पावर आई प्लस जे, आप यहाँ पर हो तो आप
कौन से रो में हो, सेकेंड रो में हो। तो आई की वैल्यू आप क्या रखो, देखो आप ऐसे समझो, यहाँ पे समझो, दिख रहा है आपको, आपने कहा -1 के पावर आई, आई का मतलब कितना 2, कौन सा रो है भाई, सेकेंड रो है, प्लस जे, कौन सा कॉलम है भाई, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। तो -1 के पावर 3 और -1 के पावर 3 का मतलब क्या, -1, मेरी बात समझ रहे हो, -1 के पावर 3 का मतलब क्या, -1। तो A21 लिखने से पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, -1। देखो 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 देखो, इस चीज को देखो, इस चीज को देखो भाई। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली ऐसे कर, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं यार, ये रूल है, ये एक्सपैंड करने का रूल है ना, ठीक है। ऐसे करते हैं क्या, -1 के पावर आई प्लस जे, दैट इज -1। कैसे आया देखो, कौन सा आई, आई का मतलब क्या होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम। ओके, तो हम कौन से रो में है भाई, हम हैं सेकेंड रो में, है ना, तो दैट इज सेकेंड रो, प्लस कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। हमेशा ये बात याद रखो, नहीं आप ऐसे करना चाहते आप ऐसे करो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका कोई भी नहीं देखने जाएगा कि आपने ये कैसे किया, बस माइनस प्लस लगा होना चाहिए। अच्छा, सेकेंड रो के अलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो भैया देखो, सेकेंड रो के अलोंग मैंने एक्सपैंड किया, तो सेकेंड रो तो मेरा वैसे ही हो गया फ्रीज, है ना, और मैंने अभी फर्स्ट वाले एलिमेंट को लिखा है, दैट इज A21 को लिखा है, A21। तो अगर मैंने A21 को लिखा है तो इस A21 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम भी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। क्या बच रहा है आपके पास, क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है A12 और A13 और A32 और A33। बोलो बोलो भाई बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सर A22 को लिया जाए, अब देखो आपने क्या लिया, देखो आपने एक बार अभी क्या लिया, माइनस, आपने क्या लिया, आप ये सेकेंड वाला, आप सेकेंड वाले रो के अलॉन्ग चल रहे हो ना, आपने यहाँ पर क्या लिया, माइनस। अब आप क्या लोगे, प्लस। आपने कहा सर कैसे, हाउ हाउ हाउ, देखो आपने कहा सर कैसे, देखो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो मैंने कहा कि -1 के पावर, ठीक है, आई प्लस जे, आई प्लस जे, आई का मतलब क्या, रो। तो कौन से आप रो में हो भाई, अभी आप सेकेंड रो में हो, दैट इज, याद रखना, -1 के पावर आई प्लस जे। तो आप अभी कौन से, आई मतलब कौन से रो में हो, सेकेंड रो में हो, दैट इज 1, ठीक है, प्लस, ओके 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 ओके, शायद अब कुछ एक्सप्लेनेशन में गलती है, एक मिनट, मेरी बात समझना। आई जे का मतलब हम पर्टिकुलर उस एलिमेंट की बात करते हैं ना, तो हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई जे का मतलब हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर उस एलिमेंट की बात करते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि देखो हम बात करें इस A22 की, है ना, A22 की, तो आई का मतलब देखो, आई आप कितना रखोगे 2, आई आप कितना रखोगे 2, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं, ये पूरा नहीं हुआ है। और जे का मतलब आप क्या रखोगे 2, है ना, तो -1 के पावर 2, और देखो ये कितना आ जाएगा A22, ठीक है। फिर आप वही काम करोगे, देखो आपने लिया A22, ठीक है, तो ये गया और ये पूरा का पूरा गया, मतलब इसको कैसे ऐसे ढक दिया जाए, समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात समझ रहे हो, ये चीज़ ढक गया ना। क्या बचा आपके पास, देखो आपके पास अब क्या बचा, आपके पास बचा A11 और A13 और A31 और A33। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप देखो सिंपली आप ये सिंबल याद रखो, है ना, अगर आप ये सिंबल अगर याद रखोगे आप, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात, देखो -1 के पावर 2 + 2 दैट इज -1 के पावर 4, और आपको पता है कि अगर किसी भी माइनस के पावर अगर मान लो इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू किसमें आती है, प्लस में आती है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पर लगा सकते हो प्लस, ठीक है। हम आप डायरेक्टली करें, है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बस ये चीज़ याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अच्छा हमने A22 के अलॉन्ग हमने एक्सपैंड कर लिया। अब हम A23 की बात करते हैं, प्लस A23 प्लस A23, ठीक है। तो A23 देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ओके। आपने कहा सर A23 दिख रहा है आपको, A23 दिख रहा है, A23 तो ये तो रो ऑलरेडी फ्रीज है, ये भी क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या बचा आपके पास, A11 A12 A31 A32, क्या बचा आपके पास, ओके। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। आप भी नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो, ओके। तो कितना हो जाएगा A11 और मैंने ये किया है फ्रीज, ओके, A11 A12 और A31 A32, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो पूरा का पूरा, देखो पूरा का पूरा एक्सपैंड कर रहे हैं, माइनस A21 तो ये तो वैसे ही रहेगा। क्या आपने 2 ऑर्डर वाले को एक्सपैंड करने नहीं सीखा है, आपने सीखा है ना, देखो कैसे कैसे करते हैं भाई एक्सपैंड, A12 इंटू
A33, समझ रहे मेरी बात? A12 इंटू A33, A12 इंटू A33। फिर मैंने क्या बताया कि इनके बीच में जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंबल किसका, हमेशा याद, हमेशा याद रखना, हमेशा अंदर में तो हमेशा माइनस का ही सिंबल रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, बाहर वाले सिंबल चेंज होंगे। ठीक है, ओके। देखो A33, अच्छा अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, A13 एन टी सॉरी N2 सॉरी इंटू A32, ठीक है, एंटी नहीं, एंटी पता नहीं क्या है, याद आ जा रहा, ओके, प्लस A22। अच्छा अब देखो A11 है ना, A11 इंटू A33 माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए A13 और इंटू A31। बोलो इतनी बात क्लियर है? माइनस यहाँ पे आ जाते हैं, बोर्ड की कमी है, आप अपना सीधा ले जाना। A23 क्या हो जाएगा, A11 इंटू A32 और माइनस A12 इंटू A31। बोलो इतनी बात क्लियर होगी? तो ये बेसिक से नेम है, आपकी कोई भी वैल्यू दी रहेगी 4 3 2 1 समथिंग, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करना आता है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। आपने कहा सर मेरे को नहीं आया समझ में, ठीक है, नहीं आया समझ, सर मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे, फिर से समझो। अभी मैंने ये किसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया, अभी मैंने ये एक्सपेंड किया आपको सेकेंड रो के अलॉन्ग, है ना। आप अब क्या करो, पहले आप मेरे साथ चलो, ठीक है ना। स्किप आपको वीडियो नहीं करना है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ स्किप करने के लिए मत क्या करो, ठीक है, पता चला बीच में मैं कुछ और बता देता हूँ। ओके, तो अगर मैं कहूँ बच्चे कि आप चलो थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, चलो पहले आप वीडियो को पॉज करो और बिना ऑनेस्टली बुक को बंद करो, एनसीईआरटी की अगर आपने बुक ओपन करी है, बुक को बंद करो और बुक बंद करके पहले आप एक्सपैंड करो, वीडियो पॉज करो, एक्सपैंड करो। कर लिया एक्सपैंड? चलो चेक करो कैसे करते हैं। देखो मैंने कहा सर थर्ड रो, तो थर्ड रो तो सर मेरा ये है, ठीक है, A23, ओके 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 A23 है ना। देखो तो थर्ड रो सर मेरा ये है, ये है मेरा थर्ड रो, तो थर्ड रो तो वैसे ही फ्रीज हो गया। अब थर्ड रो के अलोंग जो हमारा कॉलम है वो भी हो जाएगा फ्रीज, और हम क्या देखो यहाँ से स्टार्टिंग देखो, यहाँ पे क्या है प्लस, आ रही बात में प्लस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस A31, ठीक है। क्या बचेगा भाई, ये हो गया, ये फ्रीज हो गया, क्या बचा, क्या बचा देखो A12 A13 A22 A22 A23, ये बचा। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है, बात समझ रहे हो, यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, या फिर चेक कर लो आप, -1 की पावर -1 की पावर 3 + 2, तो 3 + 2 दैट इज -1 की पावर 5, और -1 की पावर 5 का मतलब 5 हमारी एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का हमारा जो क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, ओके। तो माइनस में आएगा ना, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं A32। देखो ये रो तो वैसे ही ऑलरेडी फ्रीज है ना, अब ये वाला भी फ्रीज हो गया, क्या बचा A11 A13 A21 A23। अच्छा नहीं दिख रहा आपको क्या, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो A11 और A13 A21 और A33, ठीक है ना, बस इतनी सी कहानी है। अब देखो फिर क्या करेंगे, प्लस A33 ये ले लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर आपने A33 ले लिया तो देखो क्या आपका देखो A33 आपने ले लिया, तो ये तो रो तो वैसे ही ऑलरेडी फ्रीज है, ये भी आप क्या कर लो फ्रीज कर लो, है ना। क्या बचा A11 A12 A21 और A22, क्या बचेगा आपके पास A11 A12 A21 A21 और A22, बस ध्यान रखना है, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके करना है, ठीक है। अब आप क्या करो, फिर आप इसको एक्सपैंड कर लो फुली, क्या A31, देखो सिंपल यार, बहुत आसान है ना। A12 बहुत आसान, A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22, ये खत्म, माइनस ये देखो A32 विद इन ब्रैकेट, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा A11, ये ऐसे करोगे नहीं आप, ठीक है, समझाने के लिए केवल आपको बताया जा रहा है। A11 और इंटू A33 माइनस A13 इंटू A21, क्लियर है इतनी बात, मैच कर रहा है आपका इतना, है ना, मैच कर रहा है ना, ठीक है, मैच कर रहा है, करना चाहिए, ओके। प्लस A33 इंटू ये आप ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे एरो का निशान मत लगाना, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, आपने एक्सपैंड कर दिया अलोंग थर्ड रो, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में आपने,
थर्ड रो के अलॉन्ग आपने क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, है ना। चलो आपने कहा सर मेरे को थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन समझ में क्या हुआ, आ गया, अच्छी बात है, आ गया। अब आ गया तो आप इसको क्या है कि फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग चलो मेरे को एक्सपैंड करके बताओ। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग किसके अलॉन्ग बताना भाई, सिंपल यही रहेगा, ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है, ध्यान समझना, ठीक है। अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, चलो वीडियो को पॉज करो और वैसे आप ट्राई करो। कर लिया ट्राई कर लिया, चलो देखो करते हैं। तो मैंने कहा सर मॉड ए, सॉरी मॉड नहीं सर, मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना। मॉड जैसा लगता ही है, कोई भी इसको देख करके कहेगा मॉड ए, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपने बोल दिया ना, लिखा थोड़ी ना आपने मॉड है ये। चलो आपने कहा सर हमें कैसे एक्सपैंड करना है, हमें करना है फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करना है। यार ये लाइट वाले सच में परेशान कर दिए, चलो ठीक है। देखो होता है ना, ऐसा होता है, लाइट कटती है तो प्रॉब्लम, फिर वीडियो को पॉज करना पड़ जाता है, क्योंकि आवाज़ फिर आपको कभी बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगती होगी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। 1 मिनट तक आवाज़ जो है ना वो काफ़ी तेज़, मतलब काफ़ी शोर शराबा आपको सुनाई देता होगा, ऐसा होता होगा, है ना, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट ठीक है, लाइट करती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, उठना पड़ता है, काफ़ी सारी सेटअप चेंज करने पड़ते हैं। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो आप मैं हम कहाँ पर थे, हम कितने, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग हम क्या करने वाले हैं, इसको एक्सपैंड करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो अगर आपको लगता है सर कि आप कर लोगे, करो। तो फर्स्ट कॉलम, ये है मेरा फर्स्ट कॉलम, आप इसके अलॉन्ग क्या करो, एक्सपैंड करो। कर लिया, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया एक्सपैंड, चलो देखो आपने कैसे किया। सबसे पहले आप क्या करोगे, A11, तो भाई A11 के लिए आप क्या रखोगे, प्लस A11, ठीक है, क्या हो गया, A11 हो गया। अब देखो क्या बचा, तो A11, ये तो फर्स्ट आपका जो कॉलम है वैसे ऑलरेडी क्या फ्रीज है। अब इस A11 के अलॉन्ग देखो, ये आपका फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो भी क्या हो गया फ्रीज। क्या बचा, A22, A23, A32, A33, क्या बचा, देखो ये हो गया फ्रीज, समझ रहे हो मेरी, ये हो गया फ्रीज, ये छुप गया बदली में जाके, कौन कौन सा गाना आप लोग याद किए हो, ये ठीक है, हो गया। क्या बचा आपके पास, A22, A23, A32, A33, क्लियर हुई बात, अच्छा जी। प्लस अब क्या किया जाए, फर्स्ट कॉलम आप ले रहे हो ना, फर्स्ट कॉलम बात आ रही समझ में, ये आपका फर्स्ट कॉलम। अब क्या लगाओगे, माइनस, क्या लगाओगे यहाँ पर, माइनस। देखो फिर क्या लेना है, A21, क्या लेना है, A21 ले लो। तो A21 तो ये तो ऑलरेडी आपका फ्रीज है, अब A22 के जो आपके अलॉन्ग जो आपका रो है वो भी क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या बचा, ये आपके पास बचा A12, A13, A32 और A33, क्लियर होगी मेरी बात। फिर क्या है, प्लस, तो क्या लगाओगे आप, प्लस। फिर आप किसके अलॉन्ग, A31 है ना, A31, तो A31 तो ये कॉलम तो आपका वैसे ही फ्रीज है, A31 के करस्पॉन्डिंग आपकी जो रो है वो भी क्या हो गई, फ्रीज हो गई, दैट इज ये आपका हो गया फ्रीज। क्या बचा आपके पास, A12, A13, A22, A23, कैसा लग रहा है सुनने में, A22, ओके देखो ठीक है। अब आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, A11 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा भाई, सेम वही काम, फिर से वही कहानी है ना, घर की कहानी, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A21 इंटू A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32 प्लस A31 इंटू A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22, क्लियर है इतनी बात। आपका आंसर इससे मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो आपने ये सीख लिया, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो आपको और सीखने की जरूरत है, ठीक है। आ रही बात समझने, चलो तो आप ये कर लोगे, या एक और बता दिया जाए, ना,
एक और, बस एक और, ओके, लास्ट चांस। तो हम एक और करने वाले हैं अलोंग सेकेंड कॉलम, ठीक है। सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग हम इसको क्या करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं। देखो सबकी वैल्यू सेम आएगी, हर एक कंडीशन में वैल्यू सेम आएगी, बस आप ये तरीके सीख रहे हो। इसका भी रिक्वायरमेंट होगा, आप कहोगे सर जब एक ही में जब काम मेरा हो जा रहा है तो फिर हमें ज़रूरत क्या है ऐसे करने की। तो अभी आपका ये आपको अभी आगे पता चलेगा बेसिकली वो चीज़, मेरे ख्याल से ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। ओके, देखो आपने कहा सर डेट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है। आप अपनी कॉपी में ऐसे कभी भी मत करना, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कभी भी ऐसे मत करना कि नहीं ये सर बताया सर सर्किल सर ऐसे तो बताए थे तो सर मैं भी ऐसे ही करूँगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये बस समझाने के लिए आप अपने आप को ऐसे कर सकते हो, बट ऐसे करना नहीं है, ठीक है। देखो आपने कहा सर हम सेकेंड कॉलम मेरा हो गया फिक्स, फ्रीज हो गया, है ना। अब सेकेंड कॉलम में देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A12। देखो ये चीज क्या लोगे आप, माइनस के साथ लोगे। आगे मेरी बात समझ में, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, माइनस, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस, है ना। A12 क्या बचेगा, देखो A12 है ना, तो A12 है। अब A12 के अलोंग जो आपका रो है वो हो गया फिक्स, वो हो गया फ्रीज, ये हो गया फ्रीज, और ये तो ऑलरेडी आपका फ्रीज है। बात समझ रहे हो मेरी, ये आपकी ऑलरेडी क्या है, फ्रीज है। तो देखो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है A21, A23 और A31 और A33। क्लियर है इतनी बात, चलो। फिर आपने कहा सर ये वाला, अब सेकेंड देखो, सेकेंड एलिमेंट क्या है आपके पास, सेकेंड एलिमेंट है आपके पास A2। तो भाई कैसे लिया जाए, प्लस या माइनस, तो आपने यहाँ पे माइनस लिया, तो आप क्या लोगे, आप यहाँ पे प्लस लोगे। चेक कर लो, प्लस। अल्टरनेट हमेशा चलते हैं, अल्टरनेट याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अल्टरनेट हमेशा चलते हैं, तो प्लस। अब देखो क्या लेना है मेरे को, A22 लेना है, मैंने A22 ले लिया। देखो ये हो गया मेरा फ्रीज, और वो तो ऑलरेडी फ्रीज था, सेकेंड कॉलम तो ऑलरेडी फ्रीज है। तो देखो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा A11 और A13 और A31 और A33। बोलो आगे बात समझ में है ना, बस ऐसे ही करते हैं। फिर क्या लेंगे हम, A32 लेंगे। क्या लेंगे, A32। अब कैसे लेंगे, देखो माइनस प्लस, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस। चेक कर लो यहाँ से, देखो माइनस है ना, तो A32। देखो ये तो फर्स्ट सेकेंड कॉलम तो आपका, सेकेंड कॉलम तो आपका वैसे ही फ्रीज है। अब थर्ड रो भी आपका क्या होगा, फ्रीज हो गया। क्या बचा, A11, A13, A21, A22 बच गया। अच्छा लगता है A22 को बोलने में, पता नहीं क्यों, A22। ओके ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। अब आप चाहो तो क्या कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, सेम वही काम है, सेम वही कहानी फिर से। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने बच्चे क्या करना सीख लिया, हमने एक्सपेंशन, हमने वैल्यू निकालनी सीख ली, है ना। ठीक है, और ये बात याद रखना, आप किसी भी रो के लॉन्ग, किसी भी कॉलम के लॉन्ग अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो अपने डिटर्मिनेंट्स को, तो आपको हर केस में सेम वैल्यू मिलेगी, है ना, सेम वैल्यू मिलेगी। ये बेसिक आपको एक्सरसाइज बेसिकली इसका जो एक्सरसाइज 2 है 4.2 वो आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है, ठीक है। जैसा भी आप ऊपर वाले वीडियो में आपने सुन लिया होगा, है ना, एक छोटा सा वीडियो आपने देखा होगा ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना सीख लिया, इस तरीके से आपने एक्सपैंड करना सीख लिया। बोलो ये बात आपको समझ में आ गई, आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आ गया है ना। ओके बच्चे, अभी ये एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल समझ करके छोड़ मत देना, इसमें आपको बहुत ही मस्त वाली चीज़ पता चलेगी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी प्यारी चीज़ पता चलेगी। देखो क्या चीज़ है, कह रहा है कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, और ये आपका दे दिया डिटर्मिनेंट की आपकी ये दे दिया है, और कह रहा है कि इसकी आपको वैल्यू क्या करनी है, इवेलुएट करनी है। देखो अब आपको समझ में आएगा कि सर आपने 6 जो तरीके बताए हैं एक्सपैंड करने के, अब यहाँ पे इनका यूज़ क्या है। देखो मेरी बात समझ, अगर आप बात समझो मेरी, अगर आप फर्स्ट रो के अगर आप एक्सपैंड करते हो तो आपको सभी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, दैट इज 1, फिर -2, फिर +4, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड रो के अलॉन्ग अगर आप एक्सपैंड करते हो तो ये आपका इस मतलब इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलेगी इसके। अब ये माइनस का 0 जब आप करोगे, सॉरी प्लस का जब आप 0 करोगे तो खत्म, कहानी खत्म। मेरी बात समझ रहे हो। थर्ड रो के लॉन्ग अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपको एक वाला टर्म जो आपको इस लास्ट वाले टर्म को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 है, 0 का आप सब में मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, है ना। अच्छा, फर्स्ट वाले कॉलम के अगर हम अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करें तो हमें सभी की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड वाले कॉलम के अगर अलॉन्ग एक्सपैंड करें तो सभी की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थर्ड वाले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हो, समझिए मेरी बात, तो इस वाले टर्म का आप 0 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपको केवल एक ही वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जिस भी रो
या जिस भी कॉलम में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू जीरो मिलती है ना, जीरो मतलब अगर जहां भी अगर आपको मैक्सिमम अगर जीरो दिखाई देता है ना, तो हम उसी के अलॉन्ग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, है ना। तो एनसीईआरटी में एक रिमार्क बोल करके ये दिया है कि फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट्स अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो देखो किसके अलॉन्ग आपको नजर आ रहा है, कॉलम थर्ड के अलॉन्ग नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चे इसे, हम इसे कॉलम थर्ड के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे। अगर आपको कैलकुलेशन करने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो आप इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, आप इसको सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करो। आप अगर चाहते हो कि नहीं सर मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो आप इसको थर्ड कॉलम के अलॉन्ग क्या करो, एक्सपेंड करो। आई मेरी बात समझ में। हम क्या करेंगे सर, इसे जल्दी से देख लेते हैं। क्या कहेंगे हम, इसको क्या कर दिया जाए, एक्सपेंड कर दिया जाए, एक्सपेंशन। ये आपको लिखना पड़ेगा एक बार, अलोंग C3 थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो देखो भाई चलो, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे कॉपी में मत करना, है ना। थर्ड कॉलम ये आपका है, तो थर्ड कॉलम तो ऑलरेडी फ्रीज हो गया। अब क्या बचा, पहले आप क्या फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या लिखोगे, 4। तो भाई देखो बताओ 4 किस में होगा, प्लस में या माइनस में, देखो अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 4 किस में होगा, प्लस में होगा, सही बात है, देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो होता था, है ना। तो 4, अब देखो ये कॉलम तो ऑलरेडी मेरा फ्रीज है, ओके, कॉलम तो ऑलरेडी ये फ्रीज है। अब इसके करस्पॉन्डिंग 4 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी रो है, 4 अभी आपने 4 लिया ना, तो 4 के जो भी करस्पॉन्डिंग रो है ये भी क्या हो गई, फ्रीज हो गई। तो क्या बचा आपके पास, -1 3 4 1, क्लियर है। अब देख लो 0, फिर क्या करोगे, माइनस का 0, तो भाई 0 वो फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी, है ना। 0 तो ये फ्रीज हो गया, क्या बचा 1 1 2 और 4 1, फिर प्लस 0 ये 0, तो इसके अलॉन्ग ये हमारा फ्रीज हो गया, क्या बचा 1 2 -1 और 3। ये तो ऑलरेडी आप भाई 0 का इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0, ये भी कितना मिलेगा 0, बचा आपका केवल ये। आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, क्या 4, और देखो -1 इंटू 1 -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -1 और -12, तो कितना हो जाएगा -13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 चौका 52, माइनस का 52, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, माइनस का 52। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना, बढ़िया सा है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि जिस भी रो के करस्पॉन्डिंग, जिस भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर आपको मैक्सिमम 0 नजर आ रहा है, आप उसी के अलॉन्ग क्या करोगे, आप एक्सपेंड करोगे, ठीक है। चलो बच्चे ये देखो आपका एग्जांपल नंबर 4, आप बताओ आप इसको किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हो, किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, R1 के अलॉन्ग, R2 के अलॉन्ग, R मतलब रो के अलॉन्ग, है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, क्योंकि हर रो या हर कॉलम में आपको एक ना एक 0 आपको जरूर मिलना है, आपकी मर्जी। आपने कहा सर मैं इसे करना चाहता हूँ फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, हम इसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, है ना। तो हम इसे क्या करने वाले हैं, एक्सपेंडिंग along C1, ठीक है। तो क्या मिलेगा भाई हमें, देख लेते हैं, देखो C1, ओके, C1 दैट इज 0, तो ये तो आपका पहला टर्म 0 हो गया, छोड़ दो, आ रही बात में, पहला टर्म 0, ठीक है ना। फिर अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे, अच्छा माइनस ले लिया मैंने। अब देखो ऑलरेडी ये साइन अल्फा किसमें, माइनस में है, दैट इज माइनस का साइन अल्फा, ये लगाना तो नहीं भूलोगे ना आप, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉलम ये आपका ऑलरेडी फ्रीज है, अब फर्स्ट इस से सेकेंड एलिमेंट के अलॉन्ग जो भी आपका ये जो रो है वो भी क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या बचा, कि आपके पास बचा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, और देखो ये और ये गया, क्या बचा माइनस का साइन बीटा और 0, ठीक है। फिर अल्टरनेट चलते हैं, ये आपका था प्लस, ये आपने लगाया माइनस, फिर क्या आएगा, फिर आएगा प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस क्या लेंगे हम, कॉस अल्फा, अब देखो कॉस अल्फा तो लिए, तो ये ऑलरेडी फ्रीज था फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो भी क्या होगा, फ्रीज हो गया। क्या बचा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0 साइन बीटा, क्या बचा आपके पास, लिख लो साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है, और 0 और साइन बीटा, ठीक है ना। ये बात आ रही समझ में। अब देखो ये तो आपका 0 हो गया, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन अल्फा, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो साइन अल्फा का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 0। अब देखो माइनस,
ओके, बीच में माइनस, मल्टीप्लाई करने से पहले क्या लगाते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बात ध्यान समझना, माइनस माइनस क्या, आप जब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, फिर से माइनस, यानी कि क्या आएगा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पे आप इसको बाहर रख दो, कॉस अल्फा। अब देखो, आप इसका पहले मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसे प्लस जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और इंटू माइनस का मिलेगा ना, माइनस का, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका अंडर, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, पूरे के साथ है ना, इस पूरे के साथ, इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, माइनस के साथ। अब देखो ये क्या मिलेगा, प्लस। देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। देखो ये सेम है, ये पूरा सेम है, एक जैसा है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा सेम है, पर ये माइनस में, ये प्लस में, क्या हो गया, जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद से ट्राई करोगे। देखो जी, एग्जांपल में आपका 5 है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, ये आपका दे दिया गया। तो ध्यान रखना ये आपका मैट्रिक्स नहीं है, तो ऐसा मत कर देना कि x इज इक्वल टू 3। भैया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सर ने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो सर x इज इक्वल टू आ गया 3, लो कर दिया, गलत हो जाएगा। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका है डिटर्मिनेंट्स। इसकी कुछ और वैल्यू होगी, इसकी कुछ और वैल्यू होगी, समझ रहे हो मेरी बात, इसकी कुछ और वैल्यू होगी, इसकी कुछ और वैल्यू होगी, है ना। तो ये मैट्रिक्स नहीं है, ऐसा मत करते ना, कंपेयर करके लिख देना, हाँ सर लो आ गई x की वैल्यू 3 आ गई ना, ऐसा नहीं होगा। चलो, तो आप इसको एक्सपैंड करो, डिटर्मिनेंट से भाई आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, आप इसको एक्सपैंड करो। ये सिंपल आपका 2 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर का तो हम आसानी से एक्सपैंड करना जानते हैं। प्रॉब्लम किसमें आती थी, प्रॉब्लम आती थी 3 वाले ऑर्डर में। 3 वाले ऑर्डर को हम पहले 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करते थे। कैसे कन्वर्ट करते थे, आपने ये सारी बातें अच्छे से सीख ली है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज के से रिलेटेड क्वेश्चन को लगा करके। ओके देखो, आपने कहा सर ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 दैट इज 3 और माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया ना, ये खत्म कहानी। इधर देखो, ये 3 और ये 8, तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 8 कितना आ जाएगा। देखो मेरे पास आ गया कितना, ऐसा करते हैं कि सभी को हम इधर ले आते हैं ना, मतलब मेरे पास है माइनस का x स्क्वायर और 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और यहाँ पे प्लस का मेरे पास 3 ऑलरेडी है। ऐसा करते हैं, 3 को इधर ही भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 और ये 3 इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। तो माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ओके कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, सॉरी, ये 3 आ जाएगा ना इधर, 3 इधर आएगा ना, ठीक है। तो माइनस का 3, ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8। 8 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 2√2 यानी कि प्लस माइनस, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2, ये आएगा आपका x का आंसर। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हमने अभी एक्सपेंशन करना सीखा है, ठीक है ना। और आप इसका एक्सरसाइज वीडियो जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा। वीडियो हो गई है काफ़ी बड़ी, लगभग 1 घंटे की हो गई है, तो अगर आप कर रहे हो अच्छी बात है ना। और आपको जस्ट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज वाला वीडियो, हर एक क्वेश्चन के एक्सरसाइज, जिन बच्चों को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलते रहो, बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। और वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को स्किप नहीं किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।